नमस्कार, आप सभी ईबीएससी से जुड़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम सम्राट 1 वीक सीरीज सॉल्व पेपर का सब्जेक्ट करेंगे अपन बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया बीएड प्रथम वर्ष के लिए बीकानेर विश्वविद्यालय के लिए। तो ये लेक्चर उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट में 1 वीक से अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो हम शुरू करेंगे बाल्यावस्था के सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए में यानी खंड ए में आएंगे हमारे 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसके बाद में खंड बी में आएगा 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। और खंड स में यानी सेक्शन सी में आएंगे 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वो होगा 10 नंबर का एक प्रत्येक प्रश्न होगा। तो 30 नंबर के प्रश्न हो गए हमारे खंड स के और 30 नंबर के प्रश्न हो गए खंड ब के और खंड ए के हो गए 20 नंबर के प्रश्न। इन सभी को मिला के हमारा मैक्सिमम मार्क्स होता है 80 नंबरों का। तो 80 नंबरों का मार्क्स हो गया। अब आज के इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से 1 वीक सीरीज़ को पढ़ना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो हमें किस प्रकार से अटेंड करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट आती है, तो उसे स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में देखिए, आगे विषय सूची में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं हमने अपने को इस 1 वीक में जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उतने ही उसमें करवाए हुए हैं। यानी जिस प्रकार से इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं उतने ही क्वेश्चनों का हल इसमें दे रखा है। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये लगी कि लास्ट में हमें जैसे हमारे 5 यूनिटें ख़त्म होगी इसमें, तो हमें कुछ संकेत दिए हुए होंगे। जैसे देखिए, दोहराने के संकेत। तो दोहराने के संकेत से आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हो। जैसे इकाई नंबर फर्स्ट है तो लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न दिया हुआ था और उसमें हमें इस प्रकार से हमें लिखना था, जैसे मनोविज्ञान की व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा एवं मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका अर्थ देंगे, मनोविज्ञान का अर्थ लिखेंगे। उसके बाद में मनोविज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, जो कि जिन जिन वैज्ञानिकों ने दी है परिभाषा उनकी हमें लिखनी है। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर क्वेश्चन में अपन कितनी परिभाषाएं लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबरों का क्वेश्चन आता है तो उसमें अपन लिख देंगे 2 से 3 लिख देंगे अपन 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दी हुई परिभाषाएं अपन लिख देंगे। अगर खंड ए का क्वेश्चन है तो उसमें अपन 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी हुई परिभाषाएं लिखेंगे। और अगर खंड स में दिया हुआ है तो हमें कम से कम 3 तो लिखनी है और अधिकतम 4 लिख सकते हो। तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि मनोविज्ञान का अर्थ लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में उसकी परिभाषाएं देनी है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। और नंबर 3 है कि अंतर का आधार करना 4 प्रकार से, व्यवहार, क्षेत्र, प्रकृति एवं मुख्यतः। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, छोटे क्वेश्चन से नहीं करनी है, हमें करनी है निबंधात्मक प्रश्नों से। तो इकाई फर्स्ट में अपन निबंधात्मक प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हमारे छोटे क्वेश्चन और बड़े मीडियम क्वेश्चन है खंड ए और ब के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास का अर्थ, इसके सिद्धांत और सिद्धांतों के ज्ञान का महत्व दीजिए। अब सबसे पहले हमें ये हेडिंग दी हुई है, यानी ये क्वेश्चन है, इसका महत्व बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वृद्धि की क्या करेंगे, परिभाषा देंगे। उसके बाद में विकास की परिभाषा देंगे। उसके बाद में वृद्धि और विकास के दोनों के कंबाइन का सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत में अपन ने 4 पॉइंट डाल दिए। उसके बाद में इन सिद्धांतों का महत्व लिखेंगे, जो कि 6 पॉइंट में दिया हुआ है। तो ये इतना अगर आ जाए तो हमें बड़े वाले क्वेश्चन में 10 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें कर सकते हैं, सेक्शन सी का अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए हमें किस प्रकार से करना होगा। जैसे निबंधात्मक प्रश्नोत्तर पेज नंबर 21 पे दे रखा है, बाल्यावस्था में विकास प्रक्रिया है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के बीएड प्रथम ईयर की है। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, वृद्धि और विकास से क्या आशय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए एक शिक्षक के लिए सिद्धांतों के ज्ञान का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि और विकास, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। जैसे वृद्धि आ गया, विकास आ गया, सिद्धांत आ गया। तो अब हम इन 3 पर फोकस करेंगे। सबसे पहले वृद्धि के बारे में जितना कुछ आता है वो लिखेंगे, उसके बाद विकास के बारे में लिखेंगे।
अब प्रमुख सिद्धांत है, तो इन दोनों को मिलाकर उनके सिद्धांत बनते हो वो लिखेंगे और उसके बाद में इस सिद्धांत के महत्व लिख देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिकली। तो देखिए वृद्धि और विकास या क्या है। तो सबसे पहले इसने लिखा है वृद्धि और अभिवृद्धि एक ही होती है, ग्रोथ होता है, ठीक है। तो अभिवृद्धि का अर्थ जानने के लिए निम्न परिभाषा अध्ययन करना पड़ेगा। तो इन परिभाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहली परिभाषा है सोरेंस के द्वारा, ठीक है। सोरेंस के अनुसार क्या है, शारीरिक अभिवृद्धि का आशय अपेक्षाकृत आकार व भार में बड़ा होता है तथा वह वृद्धि एवं परिवर्तन का सूचक होता है जो धनात्मक एवं वृद्धिपरक होता है। शारीरिक अभिवृद्धि इंच, पाउंड या अन्य इकाइयों में परिणात्मक रूप से पाई जाती है। अब कुंडू एवं टूटू के अनुसार है शारीरिक अभिवृद्धि का अर्थ शरीर के विभिन्न अंगों एवं उसकी कार्य क्षमता का क्रमिक विकास है। गर्भाधान के समय से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति सतत परिवर्तनशीलता है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है। शारीरिक अभिवृद्धि से व्यवहार तथा व्यवहार से शारीरिक अभिवृद्धि प्रभावित होती है। अभिवृद्धि क्रियात्मक तथा नियमित होती है। तो इस प्रकार तात्पर्य प्राणी के शरीर और उसके विभिन्न अवयवों में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक रूप में होता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर अभिवृद्धि की निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर है। अब अभिवृद्धि की विशेषताएं बता दी इसने। पहले इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा दी हुई परिभाषा लिख दी, उसके बाद में क्या किया है, उसके बाद में विशेषताएं लिख दी अभिवृद्धि की। अब विशेषताओं में क्या है इसके, अभिवृद्धि का संबंध प्राणी के शरीर एवं उसके अवयवों में परिवर्तन है। शरीर और उसके अवयवों में वृद्धि धनात्मक रूप से होती है, परिणात्मक रूप से मापनीय होती है। अभिवृद्धि की चरम सीमा परिपक्वता है। अभिवृद्धि व्यवहार को प्रभावित करती है तथा इससे प्रभावित भी होती है। अभिवृद्धि क्रियात्मक तथा नियमित होती है। अभिवृद्धि वंशानुक्रम तथा वातावरण का परिणाम है। अब ये होगी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि है वो विकास के अंदर ही आती है। जैसे कि विकास का मतलब हो गया कि मनुष्य के पूरे बारी शरीर का विकास, यानी उसके लंबाई, चौड़ाई, भार और सब कुछ वृद्धि होती है उसकी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, उसी प्रकार से उसकी मानसिक वृद्धि भी होगी, तो उसे अपन बोल देंगे विकास। और विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आती है। अभिवृद्धि में केवल सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, इतना ही ध्यान रखना है। विकास में क्या लिखा हुआ है, विकास का अर्थ जानने के लिए निम्न परिभाषा महत्वपूर्ण है। मुनरो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाता है। अर्लों के अनुसार विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता। अभिवृद्धि होने तक विकास सीमित नहीं होता है, यानी विकास कभी सीमित नहीं होता, विकास हमेशा चलता रहता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मनुष्य के मृत्यु तक विकास कुछ न कुछ होता है, चाहे उसके शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है। वह ऐसी प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप में उन्मुख होते हैं। अब सोरेंस के अनुसार देखिए क्या किया सोरेंस ने, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना व स्वरूप में हो वे गुणात्मक तथा परिणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है, यानी अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक वृद्धि होती है, जबकि विकास में क्या होती है, गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और गुणात्मक वृद्धि भी होती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर विकास निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। अब विकास की विशेषताएं लिख देंगे। जैसे कि विकास में क्या दे रखा है, अभिवृद्धि की अपेक्षा व्यापक संप्रत्यय है। इसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ प्राणी में होने वाले अन्य सभी परिवर्तनों को शामिल किया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। विकास के अंतर्गत परिणात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक बल दिया जाता है। विकास में होने वाले परिवर्तन परिपक्वता की ओर उन्मुख होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन उन्नतिशील तथा अवनतिशील हो सकते हैं। विकास को वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं होती है जिनमें विकास का अनुपात समान नहीं रहता है। अब देखिए अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। पहले अभिवृद्धि की परिभाषा दे दी और उसकी विशेषताएं बता दी, फिर विकास की परिभाषा विशेषताएं बता दी। अब दोनों का कंबाइन एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत देंगे और सिद्धांत के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद में उसका क्या महत्व बताएंगे। तो अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत के मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता है। सतत यानी लगातार चलता है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। बालकों में गुणों का विकास एकाएक न होकर सतत रूप से मंद
गति से होता रहता है। उदाहरण के लिए बालक के मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता रहता है, न कि यकायक। सिद्धांत में यह बोल रहा है कि मनुष्य का विकास है वो उसके जब मनुष्य गर्भ में होता है वहाँ से लेकर उसकी मृत्यु होती है वहाँ तक उसका विकास होता रहता है, ठीक है। और विकास अचानक से नहीं होता है, विकास धीरे धीरे होता है। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क का विकास होता है, वो 5 साल के बच्चे का मस्तिष्क का विकास अलग होता है, यानी मस्तिष्क अलग होता है, यानी उसमें उतनी समझ नहीं होती जितने की किशोरावस्था में होती है। तो ये कह रहा है कि मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे होता है, अचानक से नहीं होता है। तो सिद्धांत क्या पॉइंट देखिए कौन कौन से। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं का सिद्धांत। अब मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रियाओं से होता है, ठीक है। अब वंशानुक्रम विकास की सीमाओं का निर्धारण करता है और वातावरण जन्मजात शक्तियों और क्षमताओं के विकास को प्रभावित करता है। यानी वंशानुक्रम भी उसमें क्या हो जाती है, शक्तियाँ और क्षमताएं का विकास भी हो सकता है और वातावरण के अनुसार भी हो सकता है। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक जाति के जीवों में विकास का क्रम पाया जाता है और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। अब एक जाति के जो जीव होंगे उनमें विकास एक समान ही होगा। अब गेल्स के अनुसार यद्यपि व्यक्ति समान ही होते किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। विश्व के सभी भागों में बालकों का गर्भावस्था या जन्म के बाद विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है। तो इस सिद्धांत की पुष्टि हरलोक ने की। अभी इसमें ये कहना चाहता है कि बालकों का जो विकास होता है वो उनके मस्तिष्क पर निर्भर करता है, जैसा कि इसने बताया कि वंशानुक्रम पर और वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो ये इसमें कहना चाहता है कि विकास तो एक जैसा होता है, लेकिन बालकों के मस्तिष्क के अनुसार विकास का क्रम है वो समान होता है। तीसरा देखिए सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो बालक का विकास सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट क्रियाओं की ओर होता है। बालक के विकास में सभी क्षेत्रों में सर्वप्रथम समान प्रतिक्रिया होती है और उसके बाद वह विशिष्ट रूप धारण करती है। उदाहरण के लिए देखिए क्या कहना चाहता है ये। किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए बालक सर्वप्रथम अपने सभी अंगों की सहायता लेता है, किंतु बाद में वह उसके लिए केवल हाथ का ही प्रयोग करने लगता है। तो इसी प्रकार का रूप उसके अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। तो सामान्य से विशिष्ट होगी क्योंकि सबसे पहले वह सभी अंगों से उस कोई भी चीज़ है या कोई भी सामान उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं पकड़ पाता है और उसके बाद में उसे पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ हाथ से ही उठाई जा सकती है, यानी हाथ से उठाने पर उसको आसानी से महसूस होता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं की ओर चलता है, सीधे विशिष्ट क्रियाओं की ओर नहीं चलता है। तो ये कार्यक्रम है वो सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। परस्पर विकास का सिद्धांत देखिए। बालक के सभी गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक के गुण का जिस प्रकार विकास होता है उसी प्रकार से अन्य गुणों का भी विकास होता है। उदाहरण के लिए तीव्र बुद्धि वाले बालक का शारीरिक विकास भी उसके मानसिक विकास के साथ साथ तीव्रता से बढ़ता है। विकास भी परस्पर उसके शारीरिक विकास की ओर विकास के जैसे बढ़ता है। जैसे कि एक बुद्धिमान बालक है उसका शारीरिक विकास भी जल्दी होगा जबकि उसका मानसिक विकास भी जल्दी होता है। तो विकास सिद्धांतों का महत्व है। एक शिक्षक को विकास सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से देखिए बालक की शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक के द्वारा ही की जाती है। तो शिक्षक के लिए विकास सिद्धांतों का जानना निम्न कारणों से आवश्यक है, ठीक है। विकास सिद्धांतों का महत्व क्या है कि बालक की शिक्षा की व्यवस्था शिक्षक के द्वारा की जाती है, इसलिए विकास सिद्धांतों का महत्व जानना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 1 है बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। संवेगात्मक तो हो गया इमोशनल। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। विकास के सिद्धांतों से ज्ञात होता है कि बालकों की कब और किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जानी चाहिए। इनके ज्ञान के अभाव में बालकों से बहुत से गुणों की अपेक्षा करने लगते हैं अथवा इन्हें निरर्थक समझने लगते हैं। ये दोनों स्थितियाँ ही बालक के विकास की दृष्टि से हितकर नहीं होती है। प्रथम स्थिति में बालक में हीनता की भावना आ जाती है। हीनता की भावना क्यों आ जाती है? क्योंकि उसमें गुणों की अपेक्षा अत्यधिक करते हैं लेकिन उसमें होता नहीं है।
और दूसरी स्थिति में उसके विकास के लिए उत्प्रेरक नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, अतः शिक्षक को विकास के सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 है, विकास के सिद्धांतों से परिचित होने पर शिक्षक यह बात जानता है कि वह छात्रों को विकास के लिए प्रेरणा कब प्रदान करेगा। इसका ज्ञान होने पर बालकों के यथोचित विकास के लिए वातावरण तैयार किया जा सकता है। यानी शिक्षक को यह बहुत ही जानना जरूरी है कि हमें कब बालकों को विकास के लिए प्रेरणा देनी चाहिए ताकि उनमें डिप्रेशन वगैरह नहीं आए। नंबर 5 है, विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होने पर बालकों में कभी कभी मानसिक तनाव या संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनमें भावना ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक तथा माता पिता बालकों के विकास संबंधी परिवर्तनों का पूर्व ज्ञान देकर उनमें उत्पन्न होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। अतः शिक्षक को विकास के सिद्धांतों का ज्ञात होना आवश्यक है। नंबर 6 इसमें बोल रहा है कि शिक्षक का व्यवहार भी बालकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योग दे सकता है। शिक्षक के दुर्व्यवहारों से बालकों के मन में ग्रंथियाँ पैदा हो जाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व में असमायोजन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें पहला प्रश्न कर दिया। अब दूसरा प्रश्न ये दे रखा है कि किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब इन सभी पॉइंट्स को याद किस प्रकार से करेंगे? याद इस प्रकार से करेंगे कि हमारी जो 5 यूनिट्स दे रखी है, 5 यूनिट्स के पीछे हमें क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं दोहराने के संकेत, तो इनसे हमें याद रखना है। जैसे अभी अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 निबंधात्मक प्रश्न किया था पहली यूनिट का, वृद्धि और विकास का अर्थ और इसके सिद्धांत एवं सिद्धांतों के ज्ञान का महत्व क्या है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? इनके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करते हुए शिक्षक के लिए सिद्धांतों के महत्व का ज्ञान स्पष्ट कीजिए। तो ज्ञान स्पष्ट कीजिए, तो इसने ये लिखा है कि अर्थ, सिद्धांत और सिद्धांतों के ज्ञान का महत्व, इतना ही लिखा है। अब हमें करना क्या है? वृद्धि की परिभाषा देनी है, किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा, 2 या 3 लिख देनी है। उसके बाद विकास की परिभाषा लिखनी है मुनरो, हरलोक, सोरेंस के अनुसार। उसके बाद में लिखने सिद्धांत। सिद्धांत के इसने पॉइंट दे दी ताकि अपन आसानी से इतना सा पॉइंट याद कर दे, तो हमारा पूरा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बड़ा वाला। सिद्धांत में दे रखा है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रियाओं का सिद्धांत। अब आपको ये याद हो गया होगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रियाओं का सिद्धांत क्या था। जैसे कि उनमें वंशानुक्रम होता है, उसी प्रकार से उनमें विकास होता है और उसी प्रकार से उनमें बच्चों में वृद्धि होती है। और वातावरण में भी इसी प्रकार यही बात लागू होती है, जैसा वातावरण मिलेगा वैसे उसकी वृद्धि होगी और शारीरिक विकास भी वैसे ही होगा। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान यानी 2 बच्चों का एक समान से विकास, एक जैसा विकास होना संभव नहीं है। ठीक है। नंबर 3 है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी बच्चा हमेशा सामान्य क्रिया सीखेगा सबसे पहले, उसके बाद विशिष्ट सीखेगा। उदाहरण दिया था अपन ने, छोटा बच्चा होता है तो उसे अपन अगर कोई सामान देंगे तो वो अपने सभी अंगों से पकड़ना चाहेगा, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद में वह केवल हाथ से ही उस सामान को उठा लेता है। चौथा देखिए परस्पर विकास का सिद्धांत। तो इस प्रकार से अपन ने ये 4 सिद्धांत दिए थे। और विकास सिद्धांतों का महत्व में ये पॉइंट दे रखे सभी। नंबर 1, बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षा व्यवस्था, व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर, बालकों के व्यवहार को ध्यान में रखकर छात्रों के विकास की प्रेरणा, बालकों में होने वाले परिवर्तनों की पूर्व जानकारी देना, शिक्षक का व्यवहार। इसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन कितने थे? पहले में निबंधात्मक क्वेश्चन अपने 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चनों के ये पॉइंट आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और उसके बाद में 1-2 बार इसे पढ़ सकते हो। तो पढ़ना कैसे मैंने बता ही दिया। जैसे देखिए प्रश्न नंबर 2 है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब मुख्य विशेषताएं लिखनी है। विशेषता अपने को नहीं पता होगी तो अपन लिखेंगे क्या? तो विशेषता ये याद करनी रखनी पड़ेगी। शारीरिक विकास, तो बालक बालिकाओं में शारीरिक दृष्टि से क्रमशः पुरुष व स्त्री के परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे बालकों में दाढ़ी में मूछ निकल आती है, आवाज़ भारी हो जाती है, संतानोत्पत्ति हेतु शुक्राणु बनने लगते हैं, गुप्तांगों में बाल उगने लगते हैं। इस प्रकार से देखिए बालिकाओं का भी लिखा हुआ है। और इन शारीरिक परिवर्तनों का उनके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास की तीव्र वृद्धि का कारण अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो कि अधिक सक्रिय हो जाती है। नंबर 2 इसमें पॉइंट है कि सामाजिक विकास, किशोर
किशोरियाँ खेल के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों में अधिकाधिक भाग लेने लगती हैं। समुदाय व समाज में घर परिवार से अधिक रुचि लेने लगते हैं। अपनी आयु वर्ग के समूह में किशोर किशोरियाँ समूह के अनुसार व्यवहार करने लगते हैं। वे बालक की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र एवं स्वावलंबी हो जाते हैं। अनैतिक सामाजिक पर्यावरण के कारण उनमें अवांछनीय प्रवृत्तियाँ भी पनप जाती है, जिनके लिए उन्हें उचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। नंबर 3 है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। समूह के प्रति निष्ठा व माता पिता की प्रभुता के बीच किशोर किशोरियों की स्थिति दुविधापूर्ण हो जाती है। शारीरिक अभिवृद्धि के कारण व काम परिपक्वता के फलस्वरूप उनमें कुछ काम संबंधी विकृतियां भी उत्पन्न हो जाती है, जिनको समझकर उनके निराकरण की आवश्यकता है। कल्पना की प्रधानता यानी कल्पना में वृद्धि हो जाती है और वो दिवास्वप्न लेने लगते हैं यानी डे ड्रीमिंग लेने लगते हैं, दिन में स्वप्न देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उनके कल्पना का उपयोग करना चाहिए। अगला है मानसिक व बौद्धिक विकास। इस अवस्था में चिंतन, तर्क व निर्णय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अवधानी अटेंशन भी विकसित हो जाती है। किशोर किशोरियों के स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। मानसिक व बौद्धिक शक्तियों के विकास के कारण उनमें ज्ञान अवबोध व ज्ञानोपयोग की क्षमता बढ़ जाती है। नंबर 6 है वीर पूजा। देखिए किशोर किशोरी में अपने आदर्श पुरुष के प्रति निष्ठा व उनके आचरणों के अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। इस अवस्था में स्वाभिमान की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना पनप जाती है। ऐसी स्थिति में उनके उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सामाजिक व समूह की भावना। अपने आयु वर्ग में समूह तथा समाज में अधिक समय व्यतीत करने के कारण किशोर किशोरियों में मित्रता, स्नेह, सहकारिता, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। नंबर 9 है व्यवसाय हेतु चिंता। इस आयु में आत्मनिर्भर बनने व अपनी जीविका हेतु कोई व्यवसाय चुनने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः उन्हें व्यावसायिक निर्देशन देना उचित रहता है। नंबर 10 यौन विकास। इस अवस्था में किशोर किशोरी में यौन के विकास के कारण अनेक यौन विकृतियाँ होने की आशंका रहती है। इसमें प्राय विपरीत लिंगी काम भावना पाई जाती है, अर्थात किशोर की ओर आकर्षित होती हैं। देखिए उनमें स्वप्न यौन भावना के विकास पर दृष्टि रखनी चाहिए तथा कुसंगति में पड़कर यौन विकृतियों व रोगों से बचने का उपाय किया जाना चाहिए। ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। यानी शारीरिक हो गया फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो शारीरिक विकास क्या होगा? भार व लंबाई बढ़ना। इस अवस्था के अंत तक बालकों का भार बालिकाओं के भार से लगभग 25 पाउंड अधिक पाया जाता है। ठीक है। बालक की लंबाई 18 वर्ष तक व उसके बाद भी बढ़ती जाती है। बालिकाओं की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की आयु में पहुंच जाती है। दूसरा सिर व मस्तिष्क। मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है तथा 15 से 16 वर्ष तक की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। नंबर 3 हड्डियों का विकास है। तो किशोरावस्था में हड्डियों का विकास पूर्ण हो जाता है। हड्डियों में दृढ़ता आ जाती है, उसका लचीलापन खत्म हो चुका होता है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में हड्डियों में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। वह कुछ छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती है तो हड्डियों में गोलाई आने लगती है। लड़कियों की कूलों की हड्डियों के आसपास की चर्बी एकत्रित हो जाती है और भारीपन आ जाता है। दांतों का विकास होता है। शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक जो भी दांत आते हैं वे स्थायी दांत होते हैं जो किशोरावस्था से प्रारंभ होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि उनमें प्रनादंत यानी विजडम टीथ निकलते हैं तो वे किशोरावस्था के अंत तक प्रौढ़ावस्था में प्रारंभ होते हैं। बालिकाओं में स्थायी दांत बालकों की अपेक्षा पहले निकलते हैं। अब देखिए वक्ष का विकास हो गया। देखिए किशोरावस्था में बालिकाओं के सबसे लिए अधिक महत्वपूर्ण वक्ष का विकास होता है। तो वक्ष स्थल का विकास ग्रंथियों द्वारा पैदा किया जाने वाला हार्मोन्स की सक्रियता के कारण होता है। इस प्रकार से पढ़ना आप लोगों को एक बार तो पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद आप लोगों को देखना है कि इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है वो पढ़ के आपको जानी है। नंबर 6 है बालों का उगना।
किशोरावस्था के दौरान बालक के विभिन्न अंगों में इर्द गिर्द छाती, दाढ़ी, बगलों इत्यादि में बाल आने लगते हैं। कुछ बालिकाओं में भी दाढ़ी उग जाती है। इस प्रकार बालों का उगना ग्रंथियों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के परिणाम स्वरूप होता है। यानी ग्रंथियाँ ठीक प्रकार से कार्य न करें, जिसके कारण अधिक बाल उगते हैं। शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। तो शारीरिक अंगों का अनुपात विकास एवं वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान बदल जाता है। जैसे कि किशोरावस्था आते आते टांगे, बाजू लंबी होने लगती है, चेहरा भी अलग आकृति का हो जाता है। तो हाथ पैरों का आकार बड़ा हो जाता है, माथे व ठोड़ी का आकार बदल जाता है। किशोरावस्था तक बालक के शारीरिक अंगों का अनुपात बदल जाता है, सिर भी पूर्णतः आकार ग्रहण कर लेता है। 8 देखिए आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। लड़कियों की आवाज़ कोमल व लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में विभिन्न ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसमें कि विशेष रस उत्पन्न होता है, जिनकी क्रिया के द्वारा किशोरों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कामुकता की भावना भी इन्हीं रसों का परिणाम है। नंबर 10 नर्वस प्रणाली का विकास। तो अच्छी तरह से नियंत्रण करने में सक्षम होता है। क्या होता है सक्षम? वे स्वयं पर अधिक अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं नर्वस प्रणाली के विकास के कारण। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह स्वयं पर नियंत्रण रख सकती है। अब देखिए 11 रोगों का विकास। रोगों का विकास लड़के व लड़कियों के मुंह से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये तो हो गया शारीरिक विकास। अब है मानसिक विकास, और मानसिक विकास के बाद आगे आपके दे रखा है संवेगात्मक विकास। मानसिक विकास में देखिए किशोरावस्था मानसिक विकास कौन सा होता है? कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है, ये वो भी बताया था। डे ड्रीमिंग यानी दिवा सपन देखने लगते हैं, और कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा ये व्यक्त करते हैं अपनी किशोर अपनी कल्पना शक्ति को। कल्पना शक्ति का प्रयोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। अमूर्त चिंतन, बहुत ही ज़्यादा चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। बालक के बाल्यकाल की चंचलता लगभग समाप्त हो जाती है इसमें। बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो विकास हार्मोन के अनुसार 15 वर्ष में जीन्स व कोनार्ड के अनुसार 16 वर्ष में, और स्पीरमैन के अनुसार 14 से 16 वर्ष के बीच में होता है। ये कह रहे हैं बुद्धि का विकास अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उम्र दिया है कि इस उम्र में विकास होता है। तो अब देखिए वर्मन के अनुसार स्कूल के विद्यार्थी और वयस्क 16 वर्ष तक बुद्धि के विकास के शिखर पर होते हैं। वह बुद्धि का विकास कर सकता है, तो इसका उत्तर पूरे विश्व के साथ देना अत्यंत कठिन है, क्योंकि 16 वर्ष की आयु के पश्चात यह अर्थ नहीं कि बालक बौद्धिक रूप से अधिक विकसित हो जाता है। यानी ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि 16 वर्ष तक की बुद्धि का विकास होता है, इसके बाद विकास नहीं होता है, क्योंकि विकास तो बुद्धि का 16 वर्ष के बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है, दोनों ही बातें। इसलिए ये कहना पूरा निश्चित नहीं है कि इतना ही होगा। रुचियों की विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की रुचियों का समावेश पाया जाता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान में कुछ भिन्न पाई जाती है। निर्णय करने की योग्यता हो जाती है। किशोरावस्था में किशोरों द्वारा बाल्यकाल से कुछ अलग प्रकार के विकास का प्रदर्शन करते हैं। तो किशोर अच्छे बुरे के बारे में ठीक या गलत निर्णय लेने में सफल हो जाते हैं। तो इसके अंतर स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता विकसित हो जाती है। तो इस योग्यता के विकास के परिणाम स्वरूप किशोरों में आत्मविश्वास पैदा होने लगता है। चिंतन शक्ति हो जाती है। किशोरों का चिंतन बहुत शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है। ये किसने कहा है? एलिस क्रोन ने। तर्क शक्ति का विकास। किशोरावस्था में किशोर तर्क करने की शक्ति रखते हैं। तो तर्क के बिना वे किसी बात को स्वीकार करते नहीं। इसके साथ ही साथ उसमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति भी प्रबल होती है, जो उनको तर्क शक्ति की ओर बढ़ाती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो जाती है। किशोरों द्वारा किशोरावस्था में किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत देर तक केंद्रित किया जा सकता है, तो जिससे किशोरों में ध्यान विस्तार यानी स्पैन ऑफ अटेंशन की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मानसिक योग्यता। किशोरों में सोचने, समझने, चिंतन करने, विचार करने, अंतर करने व समस्या समाधान करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो एलिस क्रो के अनुसार किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता है।
समस्या समाधान की योग्यता। किशोरावस्था में किशोरों में समस्या के समाधान की योग्यता मुख्य रूप में पाई जाती है। किशोरों द्वारा दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया जाता है और जिनके समाधान द्वारा किशोरों में खुशी का एहसास पाया जाता है। स्थायी स्मृति का विकास। स्थायी स्मृति का विकास हो जाता है। किशोरावस्था में किशोरों में स्थायी स्मृति का विकास हो जाता है। वह रिटर्न स्मृति के स्थान पर स्थायी स्मृति पर ज़्यादा ध्यान देता है। यौन विषयों में रुचि बढ़ जाती है उनकी। किशोरावस्था में ही यौनारंभ होता है। इसमें बालक व बालिकाओं में यौन संबंधी भावनाओं की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है, जिसमें बालक बालिकाओं में यौन विषयों में रुचि और चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब इसका लास्ट एक पॉइंट है, ये पॉइंट है कि भविष्य के प्रति जागरूक, यानी किशोरावस्था में किशोर भविष्य के प्रति ज़्यादा जागरूक या चिंतन करते हैं, भविष्य से संबंधित योजनाएं बनाते हैं। इस प्रकार के कार्य में लड़के ज़्यादा सक्रिय व जागरूक होते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था में किशोरों के संवेग अत्यंत तीव्र होते हैं, यानी इमोशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इमोशन के कुछ निम्न कारण हैं, निम्न प्रकार है। कारण क्या निम्न प्रकार है कि अनियंत्रित संवेग। किशोरावस्था में संवेग अनियंत्रित अवस्था में पाए जाते हैं। इस आयु के अंतर्गत संवेग स्वयं उभर कर सामने आते हैं तथा ये इतनी तीव्रता लिए होते हैं कि नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। तो इस अवस्था में संवेगों को शांत करना या नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। संवेगों के विभिन्न कारण। किशोरावस्था में संवेगों के विभिन्न कारण पाए जाते हैं। तो अनस्तासी के अनुसार किशोरावस्था में 1/4 क्रोध विभिन्न परिस्थितियों या विभिन्न कारणों से आता है। तो जिनके अंतर्गत किसी भी संस्था के कारण, किसी व्यक्ति के कारण, कार्यकुशलता अभाव के कारण या सामाजिक रीति रिवाजों के कारण इत्यादि, उसमें क्या आते हैं, संवेग आ जाते हैं। देखिए प्रबल संवेग कौन कौन से होते हैं। प्रबल संवेग, यह प्रबलता किशोरों में होने वाले लैंगिक व शारीरिक परिवर्तनों में परिणाम स्वरूप होती है। अस्थिर संवेग, किशोरावस्था में संवेग अस्थिर रूप में पाए जाते हैं, अर्थात किशोर जल्दी भावुक हो जाते हैं। उसके बाद लेकिन कई बार उनके संवेग इतने तीव्र हो जाते हैं कि वे आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस प्रकार संवेगों की अस्थिरता के कारण किशोरों की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं रह सकती तथा किशोरों में तनाव दबाव की स्थिति बनी रहती है। कामुकता की भावना का विकास, किशोरावस्था में किशोरों का दिमाग विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होने लगता है। दिवा सपन बता दिया, उनका आकांक्षा स्तर ऊंचा होता है, उन्हें डे ड्रीमिंग आती है, दिवा सपन आता है, दिन में स्वप्न आते हैं। संवेगों को बांटना, किशोरावस्था में किशोर अपने संवेग, कठिनाइयों व समस्याओं को स्वयं अनुभव करने लगता है। वे किसी के साथ द्वंद्व न करके बल्कि दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है, यानी सिंपैथी प्राप्त करना चाहता है वो। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों से सहयोग करना सीख जाते हैं। अब नायक पूजा, वह नायक धार्मिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से हो सकता है, यानी वो एक नायक किसी न किसी को मान लेता है कि ये मेरा आइडियल है। अब सामूहिक क्रियाओं में रुचि, किशोरावस्था में किशोर युवक व युवतियाँ सामूहिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। किशोरों की रुचि सामूहिक खेलों में व धर्म में बढ़ जाती है, आलोचना में रुचि नहीं। किशोरावस्था में किशोर युवक व युवती अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते हैं तथा उन्हें किसी प्रकार का मजाक भी पसंद नहीं होता है। यदि उनके साथ मजाक किया जाए या उन्हें समझाया जाए तो वह सहन नहीं कर सकते और उनमें क्रोध से संबंधित संवेग प्रारंभ हो जाता है। 11 विभिन्न संवेगों का विकास। विभिन्न संवेगों का विकास क्या है। किशोरावस्था के विभिन्न संवेग निम्न रूप से सामने। तो किशोरावस्था में किशोर कभी कभी अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं तथा कभी कभी अत्यधिक शांत हो जाते हैं। किशोरावस्था में कभी कभी उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि वे आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में कल्पना का योगदान अत्यधिक रहता है। किशोरों में भय की अपेक्षा चिंता अधिक होती है, यह कभी कभी अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है। किशोर युवतियों में अपनी शादी के प्रति चिंता व भय रहता है। किशोरों में आत्म प्रतिष्ठा का समय अत्यधिक प्रबल होता है, तो वे दूसरों द्वारा प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। किशोरों में खुशी तथा उपलब्धि की भावनाएं पाई जाती है तथा उन्हें छोटी सी उपलब्धि भी मान लगती है। किशोरावस्था में घृणा की प्रवृत्ति भी किशोरों में देखी जाती है। किशोर यदि घृणा करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में करते हैं, यदि प्रेम करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में करते हैं। किशोरावस्था में किशोर तानाशाही के वातावरण में विद्रोह उत्पन्न करते हैं
तथा वे स्वतंत्रता चाहते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास को समझाइए। अब प्रश्न नंबर 4 है, सामाजिक विकास को समझाइए। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास कौन से होते हैं? किशोरावस्था में होने वाला सामाजिक विकास बालक को सामाजिक परिपक्वता की ओर अर्जित करने में सहायक होता है। तो किशोरावस्था में होने वाला हर प्रकार का विकास बालक के व्यक्तित्व समायोजन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः इस अवधि में होने वाले सामाजिक विकास से अध्यापक को परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के विकास का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है, यानी लिंग संबंधी चेतना। किशोर तथा किशोरियाँ एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस करना शुरू कर देते हैं, यह होगी लिंग संबंधी चेतना। उसके बाद दूसरा है सामाजिक चेतना। समाज में वे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तथा ऐसा प्रयास भी करते हैं। वे माता पिता व अन्य लोगों की ओर से प्रशंसा एवं स्वीकृति की अपेक्षा करते हैं। तो किशोरों को सामाजिक तरीकों का ज्ञान होने लगता है। तीसरा, तीव्र संवेगों की अवधि, यानी पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशन। तो संवेग बालक के सामाजिक व्यवहार पर हावी होता है, यानी सामाजिक व्यवहार पर हावी होगा। तो इस अवधि के दौरान किशोरों में गरीबों, दुखियों व कमजोरी के लिए अत्यधिक सहानुभूति होती है। तो इनके लिए वैसे समाज सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो वे सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की योग्यता भी ग्रहण कर लेते हैं। तो भविष्य के लिए चिंतन। किशोरावस्था के दौरान युवक युवतियाँ अपने भविष्य के प्रति बहुत ही चिंतन होते हैं। तो उनकी यह चिंता धन, शिक्षा, शादी तथा नौकरी के बारे में होती है। नेतृत्व का विकास। किशोरावस्था में नेतृत्व की भावना बहुत प्रबल रूप धारण कर लेती है। तो किशोर अपने समूह में कई बातों के बारे में बहस करते हैं तथा समस्याओं का हल ढूंढते हैं। तो वे अपने समूह के प्रति वफादार होते हैं। अब समूह के प्रति वफादारी देखिए, किशोरावस्था के दौरान होने वाले सामाजिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है। किशोर इस आयु वर्ग में अपने समूह के प्रति वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। तो वे समूह के अन्य लोगों के विचारों, आदतों और व्यवहार का अनुकरण करते हैं। दूसरे लोगों के लिए अपनी रुचियों का परित्याग कर किशोरावस्था में ही पनपता है, यानी दूसरे लोगों को कार्य करने के लिए अपनी रुचियों का वो त्याग कर देता है। तो वो ये जो रुचि होती है इस रुचि को अपन कहते हैं समूह के प्रति वफादारी। तो ये किशोरावस्था में पाई जाती है। और ये कौन सी होती है? संवेगात्मक सामाजिक विकास होता है। किशोर समाज का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं? लिंग संबंधी चेतना, सामाजिक चेतना, तीव्र संवेगों की अवधि, भविष्य के लिए चिंतन, नेतृत्व का विकास, समूह के प्रति वफादारी। 7 नंबर आइए मित्र संबंधों में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। किशोरावस्था के दौरान मित्र संबंधों की संख्या में वृद्धि होती है। तो यही मित्रता कभी आयु भर के संबंधों में भी बदल जाती है। इस अवधि में मित्रों के चुनाव में उनका मानसिक स्तर, आयु का भी ध्यान रखा जाता है। लगभग सभी किशोर युवक और युवतियाँ अपनी ही आयु, सामाजिक स्तर, रुचियों और प्रिय कार्यों वाले किशोर युवक युवतियों के साथ ही मित्रता करना पसंद करते हैं। नंबर 8 हो गया विशिष्ट रुचि और सामाजिक संबंधों का विकास। विशिष्ट रुचियाँ कौन सी होगी? इस अवस्था में सांस्कृतिक, सामाजिक स्तर, परिवार तथा स्कूल आदि का प्रभाव पड़ने से किशोरों की रुचियों में विशिष्टता आने शुरू हो जाती है और उनका सामाजिक संपर्कों का क्षेत्र भी फैलना शुरू हो जाता है। तो इसी अवस्था में किशोरों की रुचियों में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। तो कुछ किशोर बहुत ही मिलनसार होते हैं तथा कुछ स्वयं तक ही केंद्रित रहते हैं। सामाजिक परिपक्वता, इस आयु वर्ग के सदस्य सामाजिक परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात उनमें सामाजिक समायोजना की योग्यता, सहयोग के आधार पर कार्य करने की योग्यता एवं इच्छा, दूसरों के लिए अपनी रुचियों का बलिदान, सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार कार्य करने की लालसा, सामाजिक उत्तरदायित्व की क्षमता एवं तथा मैत्री की भावना आदि विकसित हो जाती हैं। माता पिता से मतभेद, तो इस आयु में किशोरों में अपने माता पिता से मतभेद उभरने लगते हैं। ये मतभेद किसी न किसी रूप में उभरते हैं। ऐसे में यदि अभिभावक उनकी स्वतंत्रता का हनन करके उन्हें अपने दृष्टिकोण के अनुसार चलने के लिए कहते हैं तो वे विद्रोही बन जाते हैं। माता पिता से वो मतभेद कर देता है, अगर कोई उन्हें समझाने वापस आता है तो वो उसी का ही विद्रोह करते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि, किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते किशोर का धार्मिक कार्यों के प्रति झुकाव होने लगता है। तो उनकी धर्म के प्रति आस्था निर्मित होने लगती है। वे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछताछ आरंभ कर देते हैं और मोक्ष के बारे में उनकी जिज्ञासा तीव्र होने लगती है। यानी वो धार्मिक कार्यों में जाते हैं तो
वो जानना चाहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, और उनकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि ईश्वर कहाँ से है, ईश्वर क्या है, और वो अंत में क्या होता है कि वो क्या मोक्ष के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो उनकी जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है धर्म के बारे में। 12 है समाज सेवा की भावना। किशोरावस्था के दौरान बालक में समाज सेवा बड़ी प्रबल होती है, तो वे आदर्श समाज की कल्पना में डूबे रहते हैं तथा वे यह लक्ष्य समाज की कुरीतियों को दूर करके प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहते हैं। समाज सेवा की भावना सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में जागती है और वे एक आदर्श समाज की कल्पना करने लगते हैं। जैसे कि वो कल्पना अब तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं किशोरावस्था में, तो वो एक आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। आदर्श यानी सब कुछ बढ़िया कर दे, एकदम बढ़िया से समाज बन जाए, तो उसकी कल्पना करते हैं और उसके लिए पुरजोर लगाते हैं। स्वतंत्रता की भावना, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। किशोरावस्था में बालक स्वयं को स्वतंत्र पसंद करता है। उनकी हर गतिविधि में स्वतंत्रता की भावना प्रदर्शित होती है। बड़ों के नियंत्रण से स्वयं को मुक्त रखना चाहते हैं। तो दूसरे शब्दों में वह स्वयं को बड़ा समझने लगते हैं। यानी किशोरावस्था में बालक है, वो स्वयं को एकदम बड़ा समझने लगता है। अब वो समझता है कि मैं एकदम स्वतंत्र हो गया, अब बड़ा हो गया, अब कोई मुझे रोक टोक न हो। तो ये हो गई स्वतंत्रता की भावना। व्यवसाय का चयन। किशोर अधिकतर अपने भविष्य के प्रति अधिक सजग और चिंतित रहते हैं। अपने भविष्य को ध्यान में रखकर वे किसी व्यवसाय का चयन करने की सोचते हैं, क्योंकि उचित व्यवहार के चयन पर ही उनका भविष्य और समाज में स्थान निर्भर करता है। तो उनका सामाजिक सम्मान भी इसी व्यवसाय पर निर्भर करता है। तो व्यवसाय का चयन करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि किशोरावस्था में भी बच्चा अपने भविष्य और व्यवसाय के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि अगर उसे अच्छा व्यवसाय नहीं चुना तो उसका समाज में अच्छा स्थान नहीं देगा कोई, इसलिए वो अच्छा व्यवसाय चुनता है। ठीक है, अब देखिए जीवन दर्शन का निर्माण। किशोरावस्था के बालक एवं बालिका बहुत आदर्श होते हैं। वे अच्छे बुरे उचित अनुचित के प्रति अधिक सजग होते हैं, इसलिए वे आदर्शवादी कहलाते हैं। इन आदर्शों के आधार पर वे जीवन दर्शन का निर्माण करते हैं तथा उसी दर्शन के सहारे वे अपना जीवन बिताते हैं। 5वां प्रश्न अपना दे रखा है, किशोरावस्था को तूफान और संघर्षों का काल कहा जाता है। तो विवेचना कीजिए। अब ये क्या एक सेंटेंस है जो कि एक वैज्ञानिक ने बोला है। ठीक है, अगर कौन से वैज्ञानिक ने किस पर ये बोला है, यहाँ पे दे रखा है किशोरावस्था, तो हमें पता है किशोरावस्था पर भी बोला है। तो अगर वो पता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम इसमें किशोरावस्था के बारे में लिख सकते हैं, और ये कथन है वो स्टैनले हॉल ने दिया है। ठीक है, देखिए किशोरावस्था व्यक्ति के विकास की सबसे जटिल अवस्था है, ये पता है। यह शब्द लैटिन भाषा एडोलसेंस से विकसित हुआ है। तो इसका अर्थ परिपक्वता में आना या प्रजनन क्षमता का विकास होना है। तो कुलन ने किशोरावस्था की परिभाषा देते हुए कहा कि किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। यानी सबसे पहले किशोरावस्था लिखा हुआ है, तो किशोरावस्था की परिभाषा दे देनी है 2-3 वैज्ञानिकों के द्वारा, जो कि इसने दे रखा है। उसके बाद में नंबर आता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन। यानी इस पूरे वाक्य का अर्थ है कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था को तूफान तथा संघर्षों का काल कहा जाता है, यानी उसमें परिवर्तन ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसे तूफान और संघर्ष का काल कहा जाता है। तो परिवर्तन कौन कौन से हो गए, इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, और इसके अलावा एक भी है सामाजिक परिवर्तन भी होता है। अब देखिए शारीरिक विकास कौन सा होता है किशोरावस्था में, वो सभी को पता है। शारीरिक दृष्टि से किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में आदि तीव्र गति से विकास होता है। लड़के और लड़कियों में भार, लंबाई आदि में वृद्धि होती है। लड़कों की मांसपेशियां सुदृढ़ होने लगती है और बलिष्ठ होने लगती है, जबकि लड़के में लावण्य सुंदरता का विकास होने लगता है। तो किशोरावस्था में सभी अस्थायी दांतों की जगह दांत स्थायी आ जाते हैं। तो इस अवस्था में आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ एकदम कोमल हो जाती है। किशोरावस्था में स्वभाव में चंचलता समाप्त हो जाती है और गंभीरता आ जाती है। लड़के लड़कियों के शरीर पर विभिन्न स्थानों पर बाल उग जाते हैं। लड़कियों के केवल गुप्तांग कानों में बाल उगते हैं, जबकि लड़कों के शरीर पर बाल, मूंछ, दाढ़ी उगने लगती है। ठीक है, ये बातें पता है। इस अवस्था में लड़कियों की छाती का विकास होने लगता है, और लड़के में जो भी शारीरिक विकास होते हैं लड़के लड़कियों में, वो सभी इसमें दिखते हैं।
दूसरा है मानसिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास परिपक्वता के समीप होता है। तो किशोरों के अनेक लक्षण जैसे गहन विचार, समस्या का अध्ययन, सोचना, तर्क करना, निर्णय लेना तथा कठिन से कठिन मानसिक कार्यों में रुचि लेना आदि उसके मानसिक विकास के स्पष्ट करते हैं। तो उनमें प्रत्यक्ष ज्ञान, चिंतन, कल्पना, तार्किक स्मृति, अवधान, गूढ़ विचारों को समझने की योग्यता तथा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा तीव्र गति से विकसित होने लगती है। किसमें? मानसिक विकास होने लगता है उसका। तो किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होने लगता है। तो इसकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित होने लगती है। वे सिनेमा, नाटक, संगीत, खेल, कला, साहित्य आदि में रुचि रखने लगते हैं। लड़के व लड़कियों में रुचि में भिन्नता पाई जाती है। दोनों की भिन्न रुचियाँ एक जैसी होती नहीं है, अलग अलग होती है, तो उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो लड़का किस में रुचि रखेगा? अभी खेलने में, फिल्में देखने में, साहित्य पढ़ने में आदि रुचि रखती है, जबकि लड़कियां नाचने, गाने, रोमांटिक सॉन्ग सुनने और सुखांत फिल्में देखने, इस प्रकार के साहित्य पढ़ने में रुचि लेती हैं। तो व्यवसाय चुनाव में देखिए लड़कियों और लड़कियों में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे व्यवसाय आगे क्या करेंगे, तो लड़के सामान्यतः डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जबकि लड़कियाँ डॉक्टर, नर्स, अध्यापिका आदि बनने में रुचि रखती हैं। अब संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। किशोरावस्था में विकास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संवेगात्मक विकास। तो यह अवस्था तनाव और झंझावत की अवस्था कही जाती है। तो अंतर्द्वंद, उत्तेजना, भावात्मक उथल पुथल इस अवस्था में सामान्य होती है। तो वह अपने संवेगों को उचित अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न करता है। अनुकूल परिस्थितियों में उत्साहित और प्रतिकूल परिस्थितियों में उसमें निराशा उत्पन्न होती है। यानी अगर परिस्थिति आपने अनुकूल होगी तो वह उत्साह करेगा, अगर हमारे विरुद्ध होगी परिस्थितियाँ, प्रतिकूल होगी तो वो निराश हो जाएगा। किशोर प्राय चिंताओं, स्वाभिमान, भावुकता, आलोचना एवं झिड़की के प्रति अत्यंत संवेदनशील से घिरा हुआ है। किशोरावस्था में क्रोध भी अधिक आता है। वह प्राय अपने माता पिता या साथी से झगड़ा कर बैठता है। देश प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया आदि गुणों के विकसित होने के कारण यह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होता है। तो प्रेम के समय के विकसित होने के कारण लड़के लड़कियों में रोमांस के संबंध में विकसित हो जाते हैं। लड़कियां विपरीत लिंगियों के प्रति रोमांस तथा प्रेम का कारण यौनांगों में तीव्र गति से विकास होना। अब हरलोक ने इस संबंध में क्या कह देखिए, किशोरावस्था में यौनांगों के सहसा तीव्र गति से विकसित होने के कारण प्रेम व स्नेह संवेग अधिक वृद्धिमान होता है, जो कि विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण के रूप में व्यक्त होता है। सामाजिक विकास चौथा है इसमें सामाजिक विकास, यानी समाज के प्रति क्या विकास होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास का प्रभाव पड़ता है। अब इन तीनों का प्रभाव है जो सामाजिक विकास पर पड़ता है। ठीक है, जो लड़के व लड़कियां उपयुक्त तीनों रूप से उचित तरीके से विकसित होते हैं, उनका संवेगात्मक विकास भी उचित रूप में होता है। तो इस अवस्था में लड़के लड़कियां अपने समान स्तर तथा व्यक्तिगत गुणों वाले लड़के लड़कियों से मित्रता करना पसंद करते हैं। इसमें विषम लिंगियों के प्रति विशेष आकर्षण होने के कारण से विषम लिंगियों से मित्रता करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस अवस्था में अपने मित्रों के आदतों, रुचियों, विवृत्तियों एवं मूल्यों का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में उदारता, सेवाभावी भावुकता, संवेदनशीलता, करुणा, दया आदि संवेगों के विकसित होने के कारण इसमें परोपकार एवं समाज के प्रति समाज सेवा की भावना तीव्र हो जाती है। किंतु क्रोध, उत्तेजना आदि संवेगों के विकसित होने के कारण इसमें अपने परिवार के साथियों, शाला तथा समाज में समायोजन स्थापित करने में कई बार काफ़ी कठिनाई हो जाती है। तो उचित रूप से समायोजन न होने के कारण कई बार लड़के अपचारी हो जाने की आशंका बनी रहती है, लड़कों के अपचारी हो जाने की आशंका बनी रहती है। इस अवस्था में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अभिरुचि भी विकसित होती है। अब ये इसका हो गया प्रश्न नंबर 5। तो इसी प्रकार से आपके दिए हुए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, किशोर की आवश्यकता एवं समस्याएं बताइए। अब किशोरों की आवश्यकता एवं समस्याएं क्या क्या हो सकती है? तो देखिए, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, अपनत्व की आवश्यकता, उपलब्धि की आकांक्षा, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। अब ये होगी इसकी आवश्यकता और समस्या। देखिए,
आवश्यकता क्या? सुरक्षा की आवश्यकता। बालक जन्म से युवा अवस्था तक निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता अनुभव करता है। ठीक है। सुरक्षा हेतु वह प्रेम, स्नेह, देख रेख, समर्थन, अनुमोदन की अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि उसके विचारों को आदर व समर्थन मिले, उसे अपनत्व का अनुभव हो, उसे यह अनुभव हो कि वह किसी के लिए महत्वपूर्ण है और कोई इसे चाहता है। घर एवं विद्यालय की वह स्थान है जहाँ उसकी इस अवस्था की पूर्ति हो सकती है। दूसरा, प्रतिष्ठा की आवश्यकता। तो वह स्वयं को पूर्ण वयस्क समझने लगता है और आकांक्षा रखता है कि उसे उत्तरदायित्व पूर्ण प्रोडों के कार्य करने के अवसर प्राप्त हो तथा उनके समान ही सुविधाएं प्राप्त हो। अपनत्व की आवश्यकता देखिए, प्रत्येक मानव यह चाहता है कि वह दूसरे के द्वारा स्वीकारा जाए, अपनाया जाए, उसकी किसी को चाह हो। उपलब्धि की आकांक्षा क्या है? किशोरों में कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा होती है। वह अपनी उपलब्धियों से अपने साथियों, माता पिता तथा अध्यापकों को प्रभावित करना चाहता है। यह आकांक्षा उसे साहसी बना देती है। अब पांचवा इसका है कि आत्मनिर्भरता की आवश्यकता। किशोर अपने परिवार के प्रोडों के नियंत्रण से मुक्त हो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। यानी परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे मुक्त हो वह अपने आप कार्य करना चाहता है। वह अपनी योग्यता व क्षमता के प्रति जैसे ही सजग होता है उन्हें आजमाने के लिए प्रयत्न करता है। ठीक है, इतना ही है इसमें। और वह अपनी आकांक्षा के कारण व्यवसाय की ओर उन्मुख हो जाता है। ठीक है। किशोरों की उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति होना अत्यंत आवश्यक है। यदि उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति न हो तो किशोरों में तनाव एवं कुटता उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका समायोजन उचित रूप से नहीं हो पाता है और उनके अपचारी बनने की संभावना रहती है। तो किशोरों में अति तीव्र गति होने से होने वाले परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं आवश्यकताओं के कारण इस अवस्थाओं को तूफान और संघर्ष का काल कहा जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन आया था पहले, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों को ही तूफान और संघर्षों का काल कहा जाता है। ये बात यहाँ पे आ गई। 7वां प्रश्न है, किशोरों की सामूहिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अब किशोर बालक बालिकाओं की सामूहिक समस्या इस प्रकार है। सामूहिक समस्या क्या होगी? या संवेगात्मक इमोशनल प्रॉब्लम है। किशोर अवस्था विशेष रूप से संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है। ठीक है। तो ये क्या लिखा है इसने? प्रस्तावना लिखी है। इतनी प्रस्तावना हमें लिखनी है, उसके बाद में इसके मेन पॉइंट लिख देने। कौन से? किशोर की प्रमुख संवेगात्मक समस्याओं निम्नलिखित है। संवेगात्मक समस्या कौन सी है? शारीरिक परिवर्तनों के साथ समायोजन की समस्या। किशोरावस्था में हो रही तीव्र शारीरिक वृद्धि के कारण भी किशोरी में अनेक समायोजन समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनकी संवेगात्मक स्थिति पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। असामान्य शारीरिक लक्षण किशोरियों दोनों में संवेगात्मक कठिनाई उत्पन्न करता है। नवीन परिस्थितियों तथा वातावरण के साथ समायोजन की समस्या। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियों में अपने परिवार, विद्यालय, समाज आदि विभिन्न परिस्थितियों तथा वातावरण में अपने आप को समायोजित करना पड़ता है। इससे भी उनमें अनेक संवेगात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विषम लिंगी के साथ समायोजन की समस्या। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी दोनों ही विषम लिंगी की ओर आकर्षित होने लगती है। अब देखिए इसका 6वां पॉइंट है, किशोर अथवा किशोरियों की स्वयं की अयोग्यता तथा असमर्थता। कुछ परिस्थितियों में किशोर तथा किशोरियां अपने आप को समायोजित करने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी उनमें अनेक प्रकार की संवेगात्मक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। लैंगिक समायोजन की समस्या देखिए, किशोरावस्था में लैंगिक अंगों का विकास भी तीव्र गति से होता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक विशेषताएं इसी अवस्था में विकसित होती है। लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा विकास से किशोर तथा किशोरी दोनों में ही अनेक प्रकार के भय उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये इनकी संवेगात्मक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा इसमें दे रखा है, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को संक्षेप में समझाइए। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए? हमारे शरीर में विकास किस प्रकार से होता है, यानी उस पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं? तो प्रभाव हो गया पहला वंशानुक्रम हो गया, हेरिडिटी। वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, पोषण का भी प्रभाव पड़ता है, बालक के पालन पोषण की
रीतियों पर का भी प्रभाव पड़ता है, सहोदर हो गया, संगी साथी हो गया। तो इस प्रकार से ये 6 प्रभाव पड़ते हैं, तो उन्हें पर पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, वंशानुक्रम क्या होता है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण व क्षमताओं पर निर्भर करता है। गर्भ धारण करने के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का आरंभ हो जाता है। यहाँ से बालक के बुद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती है। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो बालक के कद, आकृति, चरित्र, बुद्धि आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती है। तो विभिन्न अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वंशानुक्रम बालक के विकास के सभी पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक को प्रभावित करता है। यानी वंशानुक्रम में वो बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो प्राय यह देखा जाता है कि स्वस्थ माता पिता के स्वस्थ बच्चे पैदा होते हैं। तो वुडवर्ड के अनुसार क्या है, वंशानुक्रम बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निश्चित कर देता है। यानी वंशानुक्रम होता है वो बालक के विकास की सीमाएं पहले ही निर्धारित कर देता है। दूसरा हो गया वातावरण। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है। तो वातावरण के प्रभाव स्वरूप व्यक्ति में अनेक विशेषताओं का विकास होता है। जैसे शैशवावस्था से ही सभी प्रकार के विकास पर वातावरण जिसमें बालक रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप स्कूल, समाज, पड़ोसी तथा परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। वातावरण का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो स्पष्ट है कि अच्छा वातावरण मिलने पर बालक का उचित रूप से विकास संभव है। यहाँ वातावरण से तात्पर्य बालक के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से है। अब तीसरा हो गया पोषण। तो बालक के विकास पर पोषण का पूरा प्रभाव पड़ता है। पोषण बालक के शारीरिक विकास को ही नहीं अपितु मानसिक विकास को ही अत्यधिक प्रभावित करता है। तो पोषण से तात्पर्य भरपेट आहार से नहीं है। बालक के लिए भरपेट आहार नहीं अपितु यह आहार में सभी पोषक तत्वों का संतुलन मात्रा में उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल आदि तत्वों को सही एवं संतुलित मात्रा में बालक को दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार ही शारीरिक एवं मानसिक दोनों के संतुलित विकास में योग देता है। पोषण के अभाव में बालक का विकास संतुलित ढंग से नहीं हो पाता है। देश विदेश में हुए विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी पोषण भी, न्यूट्रिशन देना भी बहुत जरूरी है बालक को, अगर उसका विकास अच्छा करना है तो। बालक के पालन पोषण की रीति। बालक के पालन पोषण की रीति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो माता पिता का बालक के प्रति व्यवहार, उसके पालन पोषण के तरीके, उसके द्वारा दिए गए अवधान, समय आदि बालक के विकास पर भारी प्रभाव डालता है। यदि माता पिता बालक से अत्यधिक प्रेम करते हैं, उसके आवश्यकताओं के प्रति हमेशा सावचेत रहते हैं, तो बालक का विकास ठीक ढंग से हो पाता है। वही दूसरी ओर यदि माता पिता बालक को छोटी छोटी बातों पर डांटते, फटकारते हैं, पीटते हैं, उसके प्रति कठोर व्यवहार करते हैं, तो बालक का मानसिक विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। साथ ही शारीरिक विकास पर भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। सहोदर। बालक का विकास काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि परिवार में उससे छोटे अथवा बड़े भाई बहन कितने हैं, या फिर परिवार में उसका स्थान, उसका जन्म क्रम कौन सा है। प्राय देखा जाता है कि पहला बालक या अंतिम बालक विशेष लाड प्यार में पाला जाता है, जिससे उसका विकास समुचित गति से होता है। विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात होता है कि प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे अथवा तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है। तो दूसरे शब्दों में छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन की अपेक्षा शीघ्र सीखते हैं। तो इसका कारण यह है कि बाद के बालक अपने पूर्व में जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। स्पष्ट है कि बालक की सहोदर स्थिति भी उसके विकास को प्रभावित करती है। संगी साथी। जिस प्रकार परिवार में बालक के पालन पोषण की रीति एवं अन्य भाई बहन का प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है, उसी प्रकार विद्यालय में संगी साथी अपने व्यवहार और आदर्शों से बालक के विकास को प्रभावित करता है। सहपाठियों में पढ़ने और खेलने के मामलों में प्रतिस्पर्धा रहती है। यह प्रतिस्पर्धा यदि स्वस्थ है तो बालक में परिश्रम की प्रवृत्ति पनपती है, जिससे बालक का विकास समुचित गति से होता है। तो ये हो गया, अपने 8 क्वेश्चन कर लिए इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से यूनिट फर्स्ट हो गई कंप्लीट।
देखिए इकाई 1 में हमारे 8 क्वेश्चन दे रखे थे बड़े वाले, और 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, जिससे कि अपन रिवीजन कर सकते हैं। इन पॉइंट से अपन वो पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, वो समझ लिए अपने, और इसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की नेक्स्ट यूनिट है वो अगले वीडियो में डाल दी जाएगी। धन्यवाद।